गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया भारत में खाद्य सुरक्षा देखेंगे। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करता है। नाउ व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सुरक्षा अर्थात क्या? खाद्य सुरक्षा अर्थात क्या? फूड इज essential फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आयाम दिए गए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट जनरेस। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलती रहे। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। सेकंड है सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। थर्ड है खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो। वाई फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा क्यों? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, while person above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine etc. अर्थात कि समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होता है, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों को सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा के लिए एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंचने पर जोर दिया, जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था। खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों के भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड डूइंग अ कैलेमिटी? मतलब जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो खाद्य सुरक्षा उससे क्यों ग्रसित हो जाती है? ड्यू टू अ नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्य की कुल उत्पादन में गिरावट होती है। इससे प्रभावित क्षेत्र खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में जाती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति भी बन सकती है। A famine is characterized by widespread death due to a starvation and epidemic caused by forced use of contaminated water or
डिसाइनिंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी, अर्थात कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर के प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट का कारण होती है। अभी हम देखेंगे कि बंगाल प्रांत में जो चावल की उपज है वह इसे 4.1 जो टेबल है उसमें बताया गया है। इन 1938 प्रोडक्शन ऑफ 85 इंपोर्ट्स नहीं किया गया, एक्सपोर्ट भी नहीं किया गया। टोटल अवेलेबिलिटी is 85%. सेम एज 1939 में 79% प्रोडक्शन राइस का यहाँ पर था। देन जो इम्पोर्ट था वो 4% किया गया, एक्सपोर्ट नहीं किया गया, और टोटल जो पर्याप्त मात्रा थी वो 83% थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे 1943 में प्रोडक्शन 76 हो गया एंड उसके बाद जो इम्पोर्ट था वो 3, एक्सपोर्ट किया ही नहीं गया एंड वह 79% उसकी पर्याप्त मात्रा में वह बचा रह गया। अब हम कहते हैं कि सम पीपल से दैट द बंगाल फेमाइन हैपेंड बिकॉज देयर वर अ शॉर्टेज ऑफ राइस, बट कुछ लोगों का यह कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ। पर सारिणी 4.1 जो है उसके अध्ययन करें तो हमें यह कथन से सहमत हो सकते हैं। किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई? ये आप फोटो देख सकते हैं कि जहां अकाल पड़ा वहां के लोगों की क्या दशा हुई और किस तरह जो लोगों को भूख की मतलब नॉर्मल चीजें भी वहां पर प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके कारण वहां अकाल जैसी स्थिति बंगाल में उत्पन्न हो गई। नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा के कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई। हाल ही के कुछ नए वर्षों राजस्थान के बारन जिले, झारखंड में के पालामू जिले तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना हमें मिलती रहती है। हु आर फूड इनसिक्योर, खाद्य सुरक्षित कौन है? Although a large section of people suffer from food nutrition insecurity in India, भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग जो खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित वर्ग शामिल हैं, जैसे भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा न के बराबर भूमि पर रहते हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगर और या तो भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले वयस्कों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। यहाँ पर एक हम स्टोरी देखेंगे, स्टोरी ऑफ रामू। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहार था, मजदूर के रूप में काम करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाला पाली के रूप में काम करता था। पूरे वर्ष काम करता और इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपए मिलते। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के थे और वे खेत में काम नहीं कर सकते थे। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती थी। उसे आप रोजाना काम करने के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता था। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती के काम करती। उनकी आमदनी बढ़ जाती। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता। यह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता। तब तक वह दूसरे कार्यों में अपने काम की तलाश करता। कभी कभी उसे ईंट भट्टे या गांव के चल निर्माण कार्यों में काम मिल जाता। रामू अपने इन प्रयासों को नगद या फिर वस्तु रूप से इतना कमा लेता जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता, किंतु वहां अस्पताल जैसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी। इस तरह हम देखेंगे कि जो आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को अपने
दैनिक जीवन का आहार जुटाने में भी काफी समस्या होती। अब हमारा अगला पॉइंट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या मायने हैं? Since the advent of Green Revolution in the early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम के विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयारी की गई खाद्य सुरक्षा के कारण खराब मौसम स्थितियों के बावजूद भी अन्य किसी कारण से अनाज की उपलब्धता में भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक थे, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, produced by the government through the Food Corporation of India (FCI). बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिविशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम कीमत की घोषणा करती है। खरीदते हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह किस तरह कार्य करती है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनिमय राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्र गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानें, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकानों से खरीद। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग को वर्गीकृत किया जाता था। वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। अब हम देखेंगे कि जो अंत्योदय अन्न योजना क्या है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धन रेखा से नीचे परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया।
अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन 2 बार जोड़े गए। इस तरह की सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने सभी खाद्य पदार्थों को लोगों में बांटने का अलग अलग योजनाएं बनाई। अब हम देखेंगे कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका थी। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती। उदाहरण तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती थी। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ता को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही थी। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादनों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण किया गया। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण भी हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई।